अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं करण नाज। इस्लामाबाद की मस्जिद खदीजतुल कुबरा में धमाके के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुल्क के कई शहरों में ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की हैं। नौशहरा से खुदकुश हमलावर के चार सहूलतकारों को धर लिया गया है। गिरफ्तार होने वालों में धमाके का मास्टरमाइंड अफगान शहरी भी शामिल है। कार्रवाई के दौरान सख्त मज़ाहमत का सामना भी करना पड़ा है। एक पुलिस एहलकार ने जाम शहादत नोश किया है, जबकि कई एहलकार जख्मी भी हुए हैं। खुदकुश हमलावर के भाइयों को भी हिरासत में लिए जाने की इत्तलात हैं। कहा जा रहा है कि खुदकुश हमलावर आखिरी वक्त तक अपने बहनोई से राबते में था। आज इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की वज़ीर दाखिला ने, उन्होंने कहा कि हमलावर ने तरबियत अफगानिस्तान में ली है। अफगान सरजमीन पर कालेदम, TTP और दाइश मिलकर काम कर रहे हैं। भारत ने मई में शिकस्त के बाद दहशतगर्दों की फंडिंग 3 गुना बढ़ा दी है। जिस दहशतगर्द को पहले $500 दिए जाते थे, अब उसको $1500 दिए जा रहे हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद अब भारत ऑपरेशन सिंदूर 2 अपनी प्रॉक्सीज के जरिए करवाना चाह रहा है और बेगुनाह शहरियों को निशाना बना रहा है। प्रोग्राम में बात करने के लिए मेरे मौजूद में मुझे मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म के हुज़ैफ़ा रहमान साहब ज्वाइन कर रहे हैं। आपके वक्त की बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। हाफ़िज़ हम्दुल्ला साहब जमीयत उलमा इस्लाम से मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आपकी बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। और साथ साथ नईम हैदर पंजोता साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा हैं। तीनों मेहमानों की शुक्रगुज़ार हूँ। हुज़ैफ़ा साहब, ज़रा आपसे सर बात का आगाज़ करते हैं। आज जो बात की गई वज़ीर दाखिला की तरफ से और जिस तरह का मौक़िफ़ रखा गया और जो कुछ हमारे सामने आ रहा है, जो कुछ बताया जा रहा है, सिचुएशन किस तरफ जाती हुई आपको नजर आ रही है? और साथ साथ अब क्या मजीद कार्रवाइयां बढ़ेंगी? क्योंकि 11 अफराद गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें दहशतगर्द की वालिदा भी है, भाई भी है, ये इत्तलात आ रही हैं, ये दुरुस्त है? जी बहुत शुक्रिया जी, बिल्कुल दुरुस्त मालूमात हैं जो आपके पास हैं। इसमें थोड़ा सा ऐड ऑन कर दूं। एक तो ये कार्रवाई जो है वो अफगानिस्तान में प्लान पूरी की गई जी, और बाकायदा दाइश का जो नेटवर्क है अफगानिस्तान में, उन्होंने इसकी सारी मनसूबाबंदी की। और उसके बाद जो आज हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया, उसमें जो मेन ज़रा फैमिली से हट के मैं बता रहा हूँ, तो 4 उनके मेन फैसिलिटेटर अरेस्ट हुए हैं और 7 जो मास्टरमाइंड था इसका, वो भी एक दाइश शख्स था, उसको भी अरेस्ट किया गया है। इसमें ज़ाहिर है मज़ीद भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं। और आपने देखा कि किस तरीके से ये लोग इतने मुनज़्ज़म हैं कि इतना बड़ा खुदकुश धमाके के बाद जब हमारी एजेंसीज़ और फोर्सेस ने कार्रवाई की तो हमारे 3 जवान ज़ख्मी हुए, एक जो है वो जिस तरह आपने बताया शहीद हो गए। अर्ज़ ये है कि देखें, PTI के दोस्त भी बैठे हुए हैं, हम्दुल्ला साहब भी बैठे हुए हैं। इस बात को तो मैं एडमिट करना पड़ेगा कि दहशतगर्दी का जो जिन था वो बोतल से बाहर आ गया और दोबारा सर उठा रहा है। और जाहिर है उसका मेन हब KPK है, क्योंकि KPK में महफूज पनागाहें बना ली गई हैं। तो जाहिर है जो बात पिछले मेरे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, वो ये है कि जो दहशतगर्द के हवाले से या खुदकुश बमबार के हवाले से जो इत्तलात आई हैं कि वो बाकायदा नौशहरा से जैकेट पहनकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से इस्लामाबाद पहुंचा है। इतनी चेक पोस्टें आती हैं सर, रास्ते में कैसे बच निकला? देखें, बात यह कि अभी तो ये सारी चीज़ें कुछ मालूमात बेस्ड हैं और कुछ चीज़ें जो है ज़ाहिर है एजम्पशन बेस्ड भी होती हैं। जब आप इंटेरोगेशन कर रहे होते हैं उसमें 100% वो चीज़ नहीं होती, उसमें 95 to 98% एक्यूरेसी का मेयार होता है। ये assumption है, अभी ये कंफर्म इत्तला नहीं है। जो आप बता रही हैं ना कि वो वहां से चला, बस में बैठा, मुमकिन है बस में बैठ गया, रास्ते के अंदर कहीं उतर कर दूसरी और सवारी उसने अख्तियार कर ली। जो हुकूमती ज़राए से इत्तलात आ रही है, मैं तो वही कोट कर रही हूँ। आपने बात कही ना कि वो बस जो है तमाम रस्तों से गुजर कर आई, चेक पोस्ट आई। देखिए, पहली बात तो ये किरण, दुनिया के अंदर सबसे बेस्ट इंटेलिजेंसिया जो है वो इन्हें जो चंद ममालिक में, उनमें इसराइल भी एक है, वो खुदकुश धमाकों पे काबू नहीं पा सका था। खुदकुश धमाकों पे काबू पाने का एक ही तरीका होता है, या तो आप बिल्कुल आलाकार हैं या मास्टरमाइंड हैं, उनको इमिनेट करें, जो हमने किया ऑपरेशन राय रास्त में, ऑपरेशन राय निजात में। या दूसरा तरीकाकार क्या होता है? दूसरा तरीकाकार ये होता है कि आप बेस्ट सिक्योरिटी अरेंजमेंट कर उसके नुकसान के एहतमाल को कम कर सकते हैं। ये नहीं हो सकता जो बंदा घर से मरने के लिए निकला है, फॉर एग्जाम्पल उसे रोकते, वो बस में धमाका कर देता, कहीं ना कहीं 15-20। सर एक और बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट की, ये दहशतगर्द जो जहन साजी कर रहे हैं वो इस नौयत की कर रहे हैं, जो इस हवाले से कुछ इत्तलात आ रही हैं कि ये शख्स मुसलसल अपने बहनोई से राबते में था। फिर ये भी कुछ इत्तलात आ रही हैं कि उसने धमाके से पहले अपनी वालिदा से इजाजत ली है
इस्लामाबाद में दाखिल होने के बाद इसमें है कोई देखिए, अभी सदाकत? तक किसी को ऐसी मुसद्दका इतला मौसूल नहीं हुई कि उसकी वालदा से हुई, लेकिन उसका अपने बहनों से रब्ता था। जी। और जाहिर है जो इस उसका तरह का कोई काम किरदार करते है हैं, इसमें? देखिए वो भी किरदार इंटेलिजेंस एजेंसीज तय करेंगी, लेकिन ये आप जहन में क्योंकि रखें गिरफ्तारी तो अमल में आ गई है। नहीं, ये आप जहन में रखें कि जो बंदा 4-5 दफा अफगानिस्तान चला गया है, आ गया जी। है, घर वालों को एक्टिविटीज का पता होता है, इस तरह के दहशतगर्दों के घर वाले जो है वो अगर उसके साथ सपोर्टर ना भी हों, सिंपैथाइजर जरूर होते जी। हैं। घर में वैसी गुफ्तो शनीद, घर में वैसी ट्रेनिंग जरूर मौजूद होती है। ये नहीं आप कह सकते कि एजेंसीज ने अगर उसके घर वालों को अरेस्ट किया है या उसके लवाहिकीन को पकड़ा है या उसकी वालदा है या बहनों या बाकी लोग हैं, ये लोग इनोसेंट हैं। बेसिकली आपको एक बात मैं बताऊं, मुख्तसर बताऊंगा जो आपके प्रोग्राम में एक मालूमाती होगी। इसराइल ने खुदकुश धमाकों पे काबू पाने का एक ही तरीका किया था। उन्होंने कहा था जो खुदकुश बमबार जहां खुदकुश धमाका करेगा उसके बाद हम उसकी पूरी फैमिली को एलिमिनेट कर देंगे। उसके दो फायदे हुए। उन्होंने कहा कि जब फैमिली एलिमिनेट होगी, जो बंदा गायब होता था, फैमिली पहले बता देती थी कि हमारा बंदा गायब है, कल हमें ना पकड़ना, वरना जो है नहीं या फैमिली रिस्पॉन्सिबल होती नहीं, थी। वैसे इतने मुतासिर इजराइल से क्यों है? ये तो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है ना सर। नहीं, दिस नॉट ह्यूमन राइट वायलेशन। अगर एक बंदा खुदकुश धमाके की ट्रेनिंग कर रहा है, 4-4 दफा अफगानिस्तान जा रहा है और उसके घर वाले जो बेसिकली अगर नहीं बता रहे, नहीं सर, अगर वो इन्वॉल्व नहीं है तो उनके साथ ये करना, ये तो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होगी ना। अगर इन्वॉल्वमेंट है तो फिर तो पकड़ना भी चाहिए, मुकम्मल सजा भी होनी चाहिए। एक तरह से इन्वॉल्व है, सुने, वो एक तरह से इन्वॉल्व है कि अगर एक बंदा घर में अवेलेबल ही नहीं है, घर और एजेंसीज को भी नहीं बता रहे, माँ जो है या बाप है, उसको अपने बच्चे फिर लंबी डिबेट जाएगी सर। बहुत सारे दफाओं की वजह से, बहुत सारी वजूहात की बिना पर लोग नहीं होते। इस्राइल का जिक्र किया इसलिए किया क्योंकि इस्राइल ने इसके ऊपर बड़ा काबू पाया है। सही, वहां ये होता रहा। साहब मैं आपकी तरफ आती हूँ। अब मैं चाह रही हूँ जरा हुकूमती मौक़िफ़ आपने सुन लिया, जरा नईम साहब का भी मौक़िफ़ सुने, फिर उसके बाद अपना तज्जिया इस पे कीजिएगा। क्योंकि आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो वज़ीर इत्तलात ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया है। वो स्लोगन या वो जो बात की है अताउल्लाह तारड़ साहब ने, वो जरा सुन लीजिए नईम साहब, फिर इस पे कमेंट कीजिएगा। सुनवाइए। अब ये जो दहशतगर्दी वापस आई है, इसके पीछे पीटीआई है। किसी ने ये कहा था कि ये पुरअमन लोग हैं, हमारे भाई हैं, इनसे हमें बातचीत करनी चाहिए, और इनको सेटल्ड एरियाज में लाके बसाया गया था। जो तालिबान खान की सोच थी, उसी सोच का आज खमियाजा भुगत रहे हैं। किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे नईम साहब? बहुत शुक्रिया किरण नाज साहब, आपने मौका दिया। देखें, अलमिया ये है कि हम सच नहीं बात करते। अगर देखा जाए वज़ीर दिफा जिस वक्त के हैं ख्वाजा आसिफ का बयान उठा के, तो वो खुद फरमा रहे थे कि हमने बतौर वज़ीर दिफा अफ़गानिस्तान में अमेरिका की जंग के अंदर जो है हमने जाकर अपनी लोगों को, पाकिस्तानियों को भेजा, और उस पराई जंग के अंदर हमने जो है वो अपने आप को तबाह किया, हमने गलत किया डॉलरों की खातर, पैसों की खातर। तो जब आप गलत काम करेंगे तो उसका समर जो है गलत होगा, और उसके बाद अगर आपकी गलत पॉलिसियाँ होंगी तो वो मामलात इसी तरह आगे बिगड़ते जाएंगे। अपनी पॉलिसी पे गौर कीजिए। दहशतगर्दी के वाक़यात शुरू हुए उस वक्त से लेकर 2013 तक तो पीटीआई की हुकूमत नहीं थी। 2013 में जब पीटीआई की हुकूमत आई, जिस सूबे में हमारी हुकूमत है, जहाँ पर आप क्लेम करते हैं वहाँ आपकी भी हुकूमत रही, पीडीएम की हुकूमत हुई। उस वक्त दहशतगर्दी कंट्रोल होगी। जितने ऑपरेशन आपने किए इंटेलिजेंस बेस्ड या बड़े ऑपरेशन, बलूचिस्तान के अंदर आपकी हुकूमत है, वफाक में आप सर आपने क्योंकि माजी का हवाला दे दिया ना, फिर उसके बाद ऑपरेशन ज़रबुल अज़्ब भी हुआ, ऑपरेशन रद्दुल फसाद भी हुआ, उसके बाद दहशतगर्दी का खात्मा हुआ भी, और फिर उसके बाद दहशतगर्दी लौट कर आई, और अब जो लौट कर आई उसका इल्जाम आपके ऊपर आ रहा है कि इसमें आपका किरदार है, आपकी जमात का किरदार है। सर देखें, इस दहशतगर्दी के पीछे या तो आप मरीम के पीछे चले जाएं, या फिर आप जो राना सनाउल्लाह है उसकी बात उठा लें, या आप वज़ीर दिफा की बात उठा लें, या फिर आप जो अता तारड़ हैं उनकी बात उठा लें। किसी एक की बात उठाएं ना, नंबर 1। नंबर 2, जब हम ये कह रहे थे कि पहाड़ों के ऊपर दहशतगर्द आ रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं, उस वक्त हमें कहा गया कि आप जो है ना मुल्क के, रियासत के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप गलत बयानी कर रहे हैं। मुराद सईद और दीगर लोग उस वक्त बार बार कहते रहे, तो दहशतगर्दों को तो आप फिर लाने वाले हैं। जब हम अमन मार्च कर रहे थे, अमन की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि ये आ रहे हैं, उस वक्त आपने हमारा मजाक उड़ाया। खान साहब दहशतगर्दों को लाकर वापस बसाने का प्लान कर चुके थे सर, उसके बाद फिर आपने ये वाली बात की थी। खान साहब की हुकूमत चली गई थी, जिसके बयान की आप बात कर रहे हैं। एक तरफ अगर मैं आपकी बात ये मान लेती हूँ कि दहशतगर्द आपने नहीं बसाए, वो किसी और ने, XYZ ने बसाए, तो फिर आप उनके खिलाफ ऑपरेशन करने की बात क्यों नहीं करते हैं? फिर आप क्यों चाहते हैं कि उनसे बैठ के बात कर ली जाए? सर वो तो आप लाए ही नहीं है, तो फिर आप क्यों परेशान हो रहे हैं?
तमाम जमातों ने केपी के अंदर, एपीसी के अंदर ये लायामल दिया कि हर एक को ऑन बोर्ड लिया जाए, तमाम मुमाहिदीन को, नुमाइंदों को, तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदों को, और इस पे एक लायामल बनाया जाए। ये बॉर्डर क्रॉस करके जब दहशतगर्द मैदान आ जाता है, आज खुद ही कह रहे हैं कि हम ऑपरेशन नहीं कर रहे और खुद ही कह रहे हैं कि दहशतगर्द को मारने की, वो चाहे बॉर्डर पे मारा जाए चाहे शहर के अंदर मारा जाए, आप मुखालिफत क्यों करते हैं इस बात की? सर आप क्यों कहते हैं कि बैठ के बात करें? दहशतगर्द को जो लानत भेजते हैं उस शख्स पर जो दहशतगर्द को मारने की मुखालफत करता है और जो गलत इल्जाम हम पे लगाता है कि हम मुखालफत करते हैं। आगे बढ़िए। चलें ठीक है, मैं आगे बढ़ जाती हूँ। हाफिज साहब मुझे बताइए सर, इस सूरत हाल का आपको कोई हल नजर आ रहा है? क्योंकि अफगानिस्तान दहशतगर्दों को रोक नहीं रहा है, पाकिस्तान की तरफ से जितनी भी बार उनको बता दिया गया लेकिन वो नहीं रोक रहे हैं, और इंडिया डेफिनेटली वो चाहेगा नहीं कि पाकिस्तान में अमन हो, वो तो बाकायदा उन्होंने डॉलर्स बढ़ा दिए हैं। कोई हल है इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए किरण साहिबा, बुनियादी तौर पर दहशतगर्दी पर जमीयत उलमा इस्लाम का मौक़िफ़ पहले वाज़ेह होना चाहिए। जमीयत उलमा इस्लाम का मौक़िफ़ आज से नहीं, 2009-10 में जी जब दहशतगर्दी आसमान को छू रही थी उस वक्त भी ख़ास कर 9/11 के बाद जमीयत उलमा इस्लाम ने हमेशा दहशतगर्दी की मुखालफत की है। यहाँ तक कि तमाम मकातिब फ़िक्र को एक मेज़ पर बिठाया गया, तमाम इत्तेहाद तंज़ीमात मदारिस को बिठाया गया। ख़ुद जमीयत उलमा इस्लाम ने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हज़ारों इज्तिमाआत किए, उसका एक एलामिया सामने आज भी मौजूद है। उसमें यह बात की गई कि गोली और बारूद और मुसल्लह सियासत से हम इत्तेफाक नहीं करते हैं। अगर अपनी जहनीत आप मुसल्लत करते हैं कौम और रियासत पर, ये मुल्क के लिए भी नुकसानदेह है, पाकिस्तान के लिए, ये मुसलमान की भी नुकसान है और इस्लाम की भी नुकसान है। अगर यही बारूद बंदूक लिसानियत के नाम पर उसको भी हम सपोर्ट नहीं करते हैं। ये तो हमारा मौक़िफ़ है। इसके नतीजे में फिर हुआ क्या? खुद जमीयत उलमा इस्लाम की क़ियादत, हमारे पार्लियामेंटेरियन दहशतगर्दी के निशाना बने। मौलाना फजल रहमान साहब पर 3 खुद को शामिल हुए, मैं आपके सामने कितने दर्जनों लोग। यहाँ अब हल क्या है इसका? अब आइए जी इस पर। अब सवाल ये है कि दहशतगर्दी कब से शुरू हुई है? दहशतगर्दी शुरू हुई है जब से पाकिस्तान को दहशतगर्दी के जंग में आपने अमेरिका के साथ मिलकर खड़ा किया अफगानिस्तान के खिलाफ, वहाँ से दहशतगर्दी शुरू हुई है। और हमने उन्हीं पॉलिसियों को, जो एक डिक्टेटर ने उस पॉलिसी को बुनियाद रखा, हमने उसी को तसलसल दिया। आप हुकूमत के इस मौक़िफ़ के कायल नहीं है कि पीटीआई की हुकूमत या पीटीआई वापस लेकर आई है दहशतगर्दी को? तो उसको तसलसल दिया। ये उन मनफी पॉलिसियों और फैसलों का नतीजा है कि आज कौम भी भुगत रही है और मुल्क भी भुगत रहा है। जहाँ तक आपने हुकूमत और पीटीआई के बारे में हुकूमत की बयानिए की बात की कि वो कह रहे हैं कि पीटीआई दहशतगर्दों का सहूलतकार है। देखिए, मैं पीटीआई को एक सियासी जमात समझता हूँ। वो आइन पर भी यकीन रखती है, जमहूरियत पर भी यकीन रखती है, एक सूबे में उनकी हुकूमत है, ये सब कुछ है। फिर आप उनसे मुज़ाकरात पर क्यों करते हैं? बार बार उनको दावत देते हैं कि पीटीआई आके हमारे साथ मुज़ाकरात करे, यानी एहतिजाज का रास्ता ना अपनाए, मुज़ाकरात का। क्या दहशतगर्दों के साथ कोई बैठता है? नहीं बैठता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल ऐसी बात है। जब पीटीआई की हुकूमत थी 18 में, 25 जुलाई के बाद, उन्होंने हमारी एक माता तंजीम थी, तंजीमुल अंसार, अंसारुल इस्लाम, उसको आरएसएस से नती किया था, आरएसएस से। और आपको याद होगा पीएमएलएन की क़ियादत पर गद्दारी के पर्चे हुए, उस वक्त भी वो ठीक नहीं था। उसमें मुस्तरद की थी उस पॉलिसी और इस थ्योरी को। आज अगर मौजूदा हुकूमत कर रही है, इसको भी जमीयत उलमा इस्लाम इसको मुस्तरद करती है। क्योंकि इसमें पीटीआई का कारकुन भी शायद मुतासर हो रहा है, पीएमएलएन का कारकुन भी मुतासर हो रहा है, आपका कारकुन भी मुतासर हो रहा है, और क्योंकि पाकिस्तान मुतासर हो रहा है। एक जुमला मेरे भाई हुज़ैफा नाराज ना हो। जब से मौजूदा हुकूमत ने फैसला किया कि हम गज़ा पीस बोर्ड का हिस्सा है, आज पहली बार मैं सुन रहा हूँ कि मुझे इसराइल को कोट कर रहा है। जैसे आपने भी उनको रोका, आपने बार बार कहा कि आप इसराइल को क्यों कोट कर रहे हैं, ये तो ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। मैंने सिर्फ मालूमाती बात की, मैं इसराइल पे लानत भेजता हूँ और मैं समझता हूँ मैं इसराइल के हवाले से जो मेरे नजरियात हैं वो मौजूद हैं। बिल्कुल, आपने भी बात कर दी सर, आपका भी पॉइंट आ गया और आपने डिक्लेयर कर मैं अर्ज कर लूं, पेट्रियटिज्म पे बात ना है, आप मुझे मत काटे मेहरबानी। मैं बात कर रहा हूँ कि आप इसराइल को पाकिस्तान ने तस्लीम नहीं किया है, वो मुल्क नहीं है, और इंशाल्लाह
इसराइल को कभी तस्लीम करेंगे भी नहीं। ठीक है मैं नहीं करेंगे, मुझे तो बात करने दे। आप उसको कोट क्यों करते हैं? दूसरी बात यह है कि जब से आपकी इश्क बड़ी है गज़ब पीस बोर्ड के हवाले से, आप इसराइल को बार बार, आप बरतानिया को कोट करें, अमेरिका को कोट करें, इसलिए किया कि दुनिया में सबसे ज्यादा खुदकुश धमाकों की शरह वहां ज्यादा थी, इसलिए किया। एक श्रीलंका में थी, एक श्रीलंका में थी और एक उस मुल्क में थी, उसका नाम भी नहीं लेना पसंद करता। आपने अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करा दिया और आपने उसको क्लियर भी कर दिया। ठीक, अब जरा दूसरे सेगमेंट की तरफ चलते हैं। नईम साहब, आपसे यहाँ पर बात का आगाज करते हैं, क्योंकि आपका जो इवेंट जो आपने अनाउंस किया हुआ है वो गालिबन कल होने जा रहा है। अब पंजाब गवर्नमेंट का मैं इवेंट देख रही हूँ, तो हुकूमती सतह पर जो उनकी बसंत वगैरह की तकरीबात थी वो कल के वाक़े के बाद उन्होंने उसको कैंसिल किया। इसी तरह से सिंध में मैंने देखा, वहां पर जो उनका इवेंट हो रहे थे उन्होंने उसको भी कैंसिल किया कल के वाक़े को देखते हुए। उसके पेश नज़र आप लोगों का क्या इरादा है? आपका जो पहिया जाम हड़ताल की अनाउंसमेंट है वो उसी तरह से है जो आप लोग मशल बरदार रैलियां वगैरह आज रात निकालने जा रहे हैं, वो उसी तरह से प्रोग्राम सेम है जो आप लोगों ने अनाउंस किया हुआ है, या कुछ तब्दीली कर रहे हैं आप भी? देखें, जो बसंत के हवाले से इवेंट को मुलतवी करने की बात है ना, वो एक कोई कवाली नाइट या कोई इस तरह का फंक्शन कल उन्होंने करके आज 1 घंटा पहले का ये मरीम नवाज साहबा का यहाँ पर पोस्ट मौजूद है जहाँ पर वो लिख रही हैं कि लाहौर इंजॉइंग। तो रात को एक प्रोग्राम के अंदर राना सनाउल्लाह साहब बैठे हुए थे, किसी ने कहा जी कि पीटीआई ने कहा है कि बिल्कुल इसको पोस्टपोन करना चाहिए क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान जल रहा है और दूसरी तरफ आप ढोल ढमक्के बजा रहे हैं। तो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि जिसने ये बात की है मैं उसकी भी मजम्मत करता हूँ। दहशतगर्दों की तो दहशतगर्द तो ये चाहेगा कि पाकिस्तान के अंदर सोगवार वाली पोजीशन हो, यानी मेरा भाई, मेरा वालिद, मेरी बहन, मेरा कोई अपना मर जाए, ठीक है, शहीद हो जाए, मेरा अपना जो है दुनिया से चला जाए, तो मैं ये कहूँ कि मैं बैठ के पतंग उड़ाऊंगा? यार चलें, अब आप अपना जवाब देना, आप क्या करेंगे? कोई करने वाली बात होती है जी। देखिए बिल्कुल जी 8 फरवरी जुल्म के खिलाफ निकलना है पाकिस्तान, बिल्कुल जी 8 फरवरी जुल्म के खिलाफ निकलना है। जो पाकिस्तान में जुल्म जारी है, जो फस्तायत जारी है, जो जेली निज़ाम कायम किया गया है, इस निज़ाम को हटाने के लिए निकलना है, पाकिस्तान की आवाम के लिए निकलना है, कोई जाती एजेंडे के लिए नहीं निकलना। उसमें और इसमें फर्क है। यानी आप अपने आपका प्रोग्राम उसी तरह का है, बिल्कुल ठीक जी। नहीं सर, वो तो फिर डिफरेंशिएट तो उसको किया जा सकता है, लेकिन मैं तो ऑन गोइंग जो प्रोग्राम्स हैं मुख्तलिफ पार्टीज़ के या हुकूमतों के, मैं तो उस हवाले से आपसे पूछ रही थी। अब सर मुझे अहमदुल्ला साहब ये फरमाइएगा, आपने भी कल हड़ताल के हवाले से हिमायत का ऐलान किया है। मौलाना साहब ने गुफ्तगू की जब कल, तो वो ये कह रहे थे कि हम अपने जलसे मनसूख कर देंगे। तो फिर कल JUI क्या मार्केट्स वगैरह बंद करेगी या फिर करवाएगी PTI के साथ मिलकर, क्या होगा? देखिए अर्ज़ ये किरण, अर्ज़ ये है कि जमीयत उलमा इस्लाम ने 8 फरवरी को यौम सियाह मनाने का ऐलान किया था। क्यों किया था? क्योंकि जमीयत उलमा इस्लाम का मानना यह है कि 8 फरवरी 24 को जो इलेक्शन हुआ वो इलेक्शन नहीं था, वो एक्शन था। जो पार्लियामेंट आई वो मौजूदा पार्टियों की जो अक्सरियती पार्टियां हैं, ये अक्सरियत उनकी मुंतखब शुदा अक्सरियत नहीं है, ये जबरी और जेली अक्सरियत है जो मुल्क पर मुसल्लत किया गया। एहतजाज आपका KP में भी है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो लिहाजा उस तसलसल में हमने 8 फरवरी को यौम सियाह मनाने का ऐलान किया था। लेकिन यौम सियाह मनाने का इजहार हम अमली तौर पर, प्रैक्टिकली तौर पर किस शक्ल में करेंगे? इस शक्ल में करेंगे कि मुजाहरे होंगे, जुलूस होगी, धरने होंगे, तो इसमें पया चलेगी। तो जब ये सूरत हाल थी तो हमारी और PTI की जो तारीख़ तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के दरमियान एक टकराव, तजाद और तसादुम का फिज़ा पैदा हुआ। और बाज़ PTI की सफ़ों में से मेरे भाई बैठे हैं, उनकी सफ़ों में से या दिगर सफ़ों में से ये ऐसी आवाज़ें भी हमने सुनी कि मौलाना साहब जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की खिदमत कर रहे हैं, इसलिए 8 फरवरी को एक तरफ तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने एहतजाज का ऐलान किया है, पैजाम और शटर डाउन का, और मौलाना साहब बीच में घुस गए, उन्होंने ये किया है। लेकिन मौलाना साहब के पास जब महमूद खान साहब आए और PTI की वफद आया तो मौलाना साहब ने कहा कि हम 8 फरवरी को PTI की जो शटर डाउन हड़ताल है और पैजाम है, जमीयत उलमा इस्लाम पूरी सपोर्ट करेगी, उनको हिमायत करेगी। अपने जितने भी प्रोग्रामात हैं दिल में हमने मुनाक़द करने थे, धरनों के जरिए, जुलूस के जरिए, वो हम मनसूख होने का ऐलान करते हैं। अलबत्ता अगर मगरिब के बाद कोई प्रोग्राम था वो आप कर सकते हैं, लेकिन दिन में जो भी एक्टिविटी होगी PTI की और मुत्तहिदा अपोजिशन की, लेकिन मेरा यहाँ पर सवाल ये होगा क्योंकि KP में तो आप इन्हीं के खिलाफ है ना, तो उन्हीं की फिर आप हिमायत करें। मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, वापस आती हूँ, यहीं से बात को कंटिन्यू करूंगी। मेहमान साथ मौजूद है, ब्रेक लीजिए।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे तीनों मौजूद मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। इमरान खान साहब की तबीयत ख़राब हुई, उसके बाद रिपोर्ट्स का मामला हुआ। अब इस रिपोर्ट के मामले पर जो अदालत में मौक़िफ़ आया PTI की तरफ से और हुकूमत की तरफ से, उस पर हुज़ैफ़ा साहब ज़रा जवाब दीजिएगा। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने खान साहब से ज़ाती मौलिज की दरख्वास्त मुस्तरद की, लेकिन अदालत में जो हुकूमत का मौक़िफ़ था वो ये था कि जेल रूल्स के तहत किसी कैदी को ज़ाती मौलिज नहीं मिल सकता। फिर मियाँ साहब के हवाले से मैं याद करती हूँ, माजी में जो उनके ज़ाती मौलिज जाया करते थे तो वो क्या था सर, वो सहूलत देते रहे हैं, तो उसके हवाले से मुस्तकबिल का किसे मालूम है। आज आप इस मौक़िफ़ के बारे में कह रहे हैं कि नहीं मिल सकता ज़ाती मौलिज, कल आपको नहीं हॉन्ट करेगा ये? अर्ज़ ये है कि आप वाहिद एंकर हैं जी जी जिसके प्रोग्राम में मैं आकर बोल नहीं पाता। मुझे अगर आपने पेशेंट ऑडियंस देंगी, जी मैंने दो और बातों का जवाब भी दें, अगर वक्त कम है तो मैं इस पे आता हूँ, वरना दो अहम बातें हैं वो भी मालूमाती हैं और खबरियत से लबरेज हैं। तो मुझे आप इजाजत दें मैं इस पे आऊँ या शॉर्टली बता दें? दोनों पे आप मुझे सुन लें, आप 2 मिनट आज सुनने का मौका दे दें सर। पहली अर्ज ये कि एक तो दहशतगर्दी का मसला मैं आज हल कर रहा हूँ, हम तीनों बड़ी जमातें यहाँ बैठी हुई हैं। अर्ज ये है कि दहशतगर्दी के हवाले से PTI ये मान रही है जो 80,000 दहशतगर्द वहां कर आबाद हुए हैं वो PDM ने किए हैं। ठीक, नून लीग वाले कह रहे हैं नहीं ये PTI वालों ने किया, लेकिन आबाद हुए अफगानिस्तान से। और ये यहाँ से भागे कैसे थे? ऑपरेशन के जरिए। तो इसका तोड़ ऑपरेशन ही है, नंबर 1। अगले पॉइंट में मैं आ जाता हूँ, तहरीक इंसाफ अल्लाह करे कल शानदार एहतजाज करे, अल्लाह करे पहिया जाम हो, वही अल्लाह करे पहिया जाम हो, अल्लाह करे दुकानें जो है शटर डाउन हो। लेकिन आप ये इनसे पूछ लें कि अगर कल ये दोनों काम नहीं होते, लोग नहीं निकलते, फिर ये तो मान लेंगे कि आपका स्ट्रीट पावर नहीं है। अभी आप मुझे इसका तो जवाब दे दें। अच्छा, अब मैं आ रहा हूँ इस रिपोर्ट के ऊपर। देखिए, एक तो बात ये कि ऐसी बात करनी नहीं चाहिए, लेकिन पंजाबी की कहावत है कि जैसी मुंह वैसी चपेट। बानी तहरीक इंसाफ को भी वो लिबर्टी मिली हुई थी जो सारे सियासी कैदियों को मिली हुई थी। 2 साल आपने सियासी लोगों से मुलाकातें की, लेकिन आपका कंडक्ट क्या है? अब सुन लें, आपकी ना मियां नवाज शरीफ, मियां साहब की जाती मौलिज की एक्सेस होती थी। मियां साहब ये नहीं कहते थे उसके बाद जाओ माल रोड को आग लगा दो। सियासी लोग, सियासी रफका, फैमिलीज, ये अलग बात है, डॉक्टर्स की बात है। उसी के ऊपर आ रहा हूं। एक तो कानून के अंदर ये नहीं है कि हम एक ऐसे सियासी डॉक्टर से मिलवाएं जो उनका फेडरल मिनिस्टर रहा हो, डॉक्टर फैसल सुल्तान। जो शख्स ये दीद लिहाज नहीं करता, फैसल सुल्तान नहीं है ना, डॉक्टर समीना का भी नाम था, डॉक्टर आसिफ का भी नाम था। जो शख्स अपनी बहनों का दीद लिहाज नहीं करता कि मेरी बहनें सख्त सर्दी में बाहर एहतजाज कर रही थी, उसके 1 महीने के एहतजाज के बाद वो मुलाकात करने आई है, मैं अपनी वेलबींग बता दूं, वो कहते हैं नहीं वेलबींग अहम नहीं है, मेरा नैरेटिव अहम है कि मेरा कल्ट ना मुझे छोड़कर चला जाए। वो अपनी बहन को इस्तेमाल करके इतना बड़ा मुतनाज़ा ट्वीट कराता है। नहीं तो आप क्या कहती हैं? आप ये कहती हैं कि हम अपनी डिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल करें, जो कानून में चीज मौजूद है हम उसको बियॉन्ड जाए। कानून में है कि आप जाती मौलिक की एक्सेस नहीं दे सकते। यानी आप पहले जा रहे थे कानून के बियॉन्ड। बिल्कुल हम अपनी डिस्क्रिप्शन का एक्सरसाइज कर रहे थे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर। हमने मियां साहब को जब जाती मौलिज मिल रहे थे, मैं उस वक्त की बात कर रही हूं। मियां साहब के मामले के अंदर भी उस वक्त की हुकूमत ने डिस्क्रिप्शन एक्सरसाइज की होगी, लेकिन मियां साहब ने सवाबदीद को मिसयूज नहीं किया। कल ये बानी तहरीक इंसाफ अपने जाती मौलिज के जरिए पूरे मुल्क में एक नया फसाद खड़ा करवा दे, वो कोई ऐसी बात कर दे तो उसको कौन मुझे बताए रिबटल करेगा? अगर ये कहती है, सुनिए आपके प्रोग्राम में ये मसला हल करा रहा हूं, अगर ये कहते हैं कि इस रिपोर्ट पर एतराज है, ये कोई सरकारी डॉक्टर बताएं। सारी हर वक्त सिचुएशन एक जैसी नहीं रहती। आज आप हुकूमत पे बैठे हुए, वो कल ऑपोजिशन, वो हुकूमत में। मैं इस बात को समझता हूं, ये चीजें आपको आगे जाके हॉन्ट करेंगी। के ऊपर कभी सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन कम से कम इस बात की गारंटी कौन देगा कि आप उस मुलाकात को जो डॉक्टर की होगी उसे सियासी मकसद के लिए सही आपका पॉइंट आ गया। वैसे सर ये भी मौजूद है कि इमरान खान के जो जाती मौलिजीन जाते हैं वो बाहर आके नहीं करते सियासी गुफ्तगू। नईम साहब, ऑपोजिशन लीडर ने आज जो गुफ्तगू की है, जरा मैं चाह रही हूँ एक क्लिप उसका सुन लें, फिर उस पर जवाब दीजिएगा। इस बुरान से मौजूदा हुकूमत को निकालने के लिए जो कुछ हमारे बस में होगा हम देंगे, वो आए ये फेक है बम दौरान में आए निकाले इकट्ठे मिलकर। सर ये टास्क खान साहब को जेल से निकलवाना था, लेकिन वो जो हुकूमत को बहरान उससे निकालना चाहते हैं पंजोता साहब। नहीं, देखिए उन्होंने गुफ्तगू की है जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है, इस अमन के मामले के ऊपर ये गुफ्तगू हुई है। और हमेशा तहरीक इंसाफ ने ये पहल की है और कहा है कि मुल्की मामलात के लिए अगर कोई मामला है, दहशतगर्दी का मामला है, तो ज़रूर हम इकट्ठे भी होते हैं। हमारे वज़ीर आला पहले पिछले भी गए, अभी भी आए थे, और अपोजिशन लीडरान भी ये बात कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ से तो मौक़िफ़ ये है कि ये दहशतगर्द हैं, तो दहशतगर्दों के साथ फिर कौन बात करेगा? ज़ाहिरी बात है ना। तो दूसरी ये चीज़ है, देखिए उन्होंने कहा जी कि नवाज शरीफ साहब जो है ना, वो उन्होंने मिस यूज़ नहीं किया। तो नवाज शरीफ साहब को 4 हफ्तों के लिए लंदन भिजवाया गया था, वहाँ उनको सालों के लिए नहीं भिजवाया गया था।
कानून के अंदर कहीं पर यह नहीं लिखा कि लंदन बैठ के आपको इधर हिफाजती जमानत मिल जाती है। आप तो सजा याफ्ता कैदी थे, आपको तो सीधा जेल में आना था। वो कैसे हो गया? कैसे आपकी डिस्क्वालिफिकेशन खत्म हो गई और आपने इलेक्शन भी लड़ लिया? तो ये बातें जो है ना वो हकायक आप जानिए। इमरान खान ने जेल में जब ये थे, नवाज शरीफ साहब कहा कि मेरी हमदर्दी इसके साथ है, इख्तिलाफ अलग है, लेकिन तमाम ट्रीटमेंट हासिल उसको होना चाहिए। उस वक्त कानून और था, आज और ये अपने अपने ज़रफ की बात है। चले, बिल्कुल ठीक, आपका पॉइंट आ गया सर। हाफिज साहब मुझे ये फरमाइए, मौलाना ने अचकज़ई साहब को अपोजिशन लीडर बनाने में साथ दिया, अब जो वजीर आजम और अपोजिशन लीडर की मुलाकात होने जा रही है, उस हवाले से भी क्या मौलाना साहब को एतमाद में लिया गया है? और फिर जो भी बातचीत वगैरह होगी या जो भी मामलात वजीर आजम साहब के साथ फाइनलाइज होते हैं उसमें भी साथ देंगे? देखिए, एक है मुलाकात और मुलाकात के बाद क्या सिचुएशन सामने आएगी, ठीक, सूरत हाल क्या होगी, ये तो फिर अपोजिशन लीडर और पीटीआई पे मुनहसर है कि वो मौलाना साहब को इत्मीनान में लेंगे या नहीं लेंगे। अभी जो मुलाकात की बातें हो रही है, जो मीडिया पे मैं सुन रहा हूँ कि वज़ीर आज़म साहब जा रहे हैं अपोजिशन लीडर महमूद खान साहब के पास, बेशक वो जाएंगे। जब वो जाएंगे क्या बात होगी अंदर, साहब को एतमाद भी नहीं लिया गया? नहीं, इसका मुझे इल्म नहीं है कि एतमाद में लिया है या नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि हमने अपोजिशन लीडर से मिलना है, ठीक है, तो लिहाजा वो अपोजिशन की इत्तेहादी भी नहीं है जो तारीख़ तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है, उसका हिस्सा नहीं है जमीयत उलमा इस्लाम। अब जब वो बात अंदर करेंगे, अगर वो बात इस नौइयत की थी कि पूरी अपोजिशन को एतमाद में लेना है, तो फिर उस वक्त अपोजिशन लीडर और अपोजिशन बड़ी पार्टियों पर इन्हिसार है कि वो अपने अपोजिशन जमातों को और उनकी क़यादत को कैसे एतमाद में लेंगे। फिर ये सवाल उठ सकता है कि क्या मौलाना को एतमाद में लिया या नहीं लिया, अगर लिया तो कहाँ तक लिया, नहीं लिया तो क्यों नहीं लिया। मीटिंग के बाद सिचुएशन फिर क्लियर होगी और उसके बाद फिर इसके ऊपर कमेंट किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका। अब्दुल्ला साहब साथ, जैफर साहब साथ मौजूद थे, नईम हैदर पजूता साहब आप साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो बिजली के नरखों में कीमतें कुछ मजीद बढ़ाने की तजवीज़ आ रही है, मजीद क्या सरप्राइज़ है आवाम के लिए, बात करते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। ICC T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के पहले ही मैच में पाकिस्तान ने वो कमाल कारकर्दगी दिखाई कि ये 2 साल पहले 2024 का क्रिकेट वर्ल्ड कप याद आ गया। पाकिस्तान टीम के इस रवायती विकेट शिकन सिलसिले को ब्रेक लगाया 8वें नंबर पर आने वाले ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ ने, जिनके 11 गेंदों पर 29 रन की इनिंग्स ने कौमी टीम को यकीनी शिकस्त से बचा लिया और उन्हें मैन ऑफ द मैच भी बना दिया। लेकिन यहाँ भी एक मौके पर ट्विस्ट आया था, और ट्विस्ट आया उस वक्त जब 19वें ओवर में फ़हीम अशरफ का कैच ड्रॉप हुआ, वरना पाकिस्तान की शिकस्त यकीनी समझी जा रही थी। 3 विकेट्स की बमुश्किल जीत के बाद पॉइंट्स टेबल पर पाकिस्तान का रन रेट 8.24 है। अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान ने 15 फरवरी को भारत के साथ मैच न खेलने का फैसला कर रखा है। अगर पाकिस्तान को अगले मरहले में पहुंचना है तो ग्रुप स्टेज के तमाम मैचेस न सिर्फ जीतना होंगे बल्कि अच्छे मार्जिन से जीतकर रन रेट को बेहतर करना होगा। साथ ही क्रिकेट से जुड़ी मोतबर वेबसाइट क्रिकेइन्फो ये खबरें दे रहे हैं कि पाक भारत मैच को यकीनी बनाने के लिए ICC और श्रीलंका ने कोशिशें जारी रखी हुई हैं। बैकडोर राबतों के लिए ICC के डिप्टी चीफ इमरान ख्वाजा, UAE क्रिकेट बोर्ड के मुबश्शिर उस्मानी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ मोहसिन नकवी से राबते में हैं। दूसरी तरफ श्रीलंका ने पाकिस्तान से मैच के बॉयकॉट के फैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्त की है। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि पाक भारत मैच न होने से उनके मुल्क की सयाहत को शदीद नुकसान पहुँच सकता है, जो पहले ही माशी बहरान के असरात से निकलने की कोशिश कर रहा है। इसलिए पाकिस्तान टीम श्रीलंका को नुकसान से बचाए और इंडिया के खिलाफ मैच खेले। यहाँ पाक भारत मैच से जुड़ा जो सबसे अहम पहलू है वो माली है। मैच न होने से श्रीलंका से कहीं ज़्यादा माली नुकसान ICC और भारतीय क्रिकेट बोर्ड को हो सकता है, जिससे बचने के लिए ये तमाम तर कोशिशें हो रही हैं। भारतीय टीम के कप्तान ने भी कल कहा था कि वो 15 तारीख के मैच के लिए श्रीलंका जा रहे हैं। माहिरीन कह रहे हैं कि ICC पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सालाना $35 मिलियन शेयर देता है। अगर पाक भारत मैच का मामला अफहाम व तफहीम की तरफ जाता है तो ICC पाकिस्तान के शेयर में इजाफे की पेशकश कर सकता है। इन तमाम तर कोशिशों के बाद क्या पाकिस्तान अपने फैसले पर गौर कर सकता है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। पाकिस्तान बड़ा वाज़ेह कह चुका है भारत के साथ मैच मुमकिन नहीं है। ब्रेक लीजिए, एक छोटा सा, वापस आते हैं। आज मैं इंडस्ट्री के लिए जो टैरिफ है
उसमें 4 रुपये 4 पैसे कमी का और ऐलान कर रहा हूँ। मेरा अगर बस चले तो मैं इसको 10 रुपये और कम करूँ, लेकिन हाथ बंधे हुए आप अच्छी तरह जानते हैं। एक हफ्ते पहले ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जोश व खरोश से ऐलान किया कि हुकूमत ने सनतों के लिए बिजली के नर्ख में 4 रुपये 4 पैसे कमी कर दिया। उनका बस चले तो वो 10 रुपये और कम कर दें, लेकिन हाथ बंधे हुए हैं उनके। सनतकारों ने भी हुकूमत के इस फैसले को काफ़ी सराहा था, लेकिन यहाँ कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट अवाम यानी घरेलू सार्फिन के लिए है। हुकूमत सनतों को बिजली में फ़ी यूनिट रिलीव अवाम की तकलीफ बढ़ा कर देने जा रही है। वफाकी हुकूमत ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में कमी और घरेलू सार्फिन पर फिक्स्ड चार्जेस लगाने का फैसला कर लिया है, और पावर डिवीज़न ने वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद दरख्वास्त न्यापरा में भी जमा करवा दी है, जिसकी समाअत 3 दिन बाद होगी। डॉन अखबार की खबर के मुताबिक हुकूमत के इस फैसले से तकरीबन 125 अरब रुपए इकट्ठे होंगे, जो सनतों को दिए गए रिलीफ के लिए इस्तेमाल होंगे, जिससे 2 करोड़ 85 लाख घरेलू सार्फिन मुतासर होंगे। अभी तक 300 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर फिक्स्ड चार्जेस नहीं आए, लेकिन अब पावर डिवीज़न ने माहाना 300 यूनिट तक के घरेलू सार्फिन पर भी फिक्स्ड चार्जेस लगाने की तजवीज़ दे दी है, जो प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड दोनों सार्फिन पर लगाए जाएंगे। पावर डिवीज़न ने माहाना 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन से 200 रुपये और नॉन प्रोटेक्टेड से 275 रुपये फिक्स्ड चार्जेस और 200 यूनिट वालों से 300 रुपये फिक्स्ड चार्जेस वसूल करने की तजवीज़ दी है। इसी तरह माहाना 300 यूनिट वाले नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 350 रुपये फिक्स्ड चार्जेस आयद करने की तजवीज़ दी गई है। 400 यूनिट वाले सार्फिन के लिए फिक्स्ड चार्जेस 200 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये कर दें। 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के फिक्स्ड चार्जेस 400 रुपये से बढ़ाकर 500 और 600 यूनिट पर फिक्स्ड चार्जेस 600 रुपये से बढ़ाकर 675 रुपये करने की तजवीज़ दी गई है। लेकिन यहाँ भी एक दिलचस्प सूरत हाल है। 700 और उससे ज़ायद यूनिट इस्तेमाल करने वालों के लिए फिक्स्ड चार्जेस में कमी तजवीज़ की गई है। पावर डिवीज़न ने 700 तक यूनिट्स इस्तेमाल करने पर फिक्स चार्जेस 125 रुपये कम करके 800 रुपये से 675 रुपये करने और 700 से ज़ायद यूनिट्स इस्तेमाल करने पर 1000 रुपये फिक्स चार्जेस में 325 रुपये कमी से 675 रुपये करने की तजवीज़ दी है। यानी अमीर रिलीव और गरीब पर मज़ीद बोझ की तजवीज़ है। सोने पे मज़ीद सुहागा ये है कि 300 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाली अवामी क्लास पर तो फिक्स्ड चार्जेस का बोझ बढ़ाया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ 300 यूनिट से ज़ायद इस्तेमाल करने वाली अपर क्लास के लिए बुनियादी टैरिफ में भी कमी तजवीज़ की गई है। माहाना 400 यूनिट्स बिजली इस्तेमाल करने पर फ़ी यूनिट घरेलू सारिफ के लिए 1 रुपये 53 पैसे कमी, 500 यूनिट तक फ़ी यूनिट 1 रुपये 25 पैसे और 600 यूनिट तक फ़ी यूनिट 1 रुपये 40 पैसे कमी की तजवीज़ भी दी गई है। जबकि माहाना 700 यूनिट घरेलू इस्तेमाल पर फ़ी यूनिट 91 पैसे और 700 से ज़ायद यूनिट्स इस्तेमाल पर 49 पैसे फ़ी यूनिट कमी करने की तजवीज़ है। हुकूमत की इन तजावीज़ से मुझे 6 माह पहले गाड़ियों के हवाले से किया गया एक फ़ैसला याद आ गया, जहां जुलाई में हुकूमत की तरफ से आयद नए टैक्सेस की वजह से मुतवसत तबके की गाड़ी इसकी कीमत में 2 लाख रुपए तक का इजाफा, जबकि लग्जरी गाड़ी की कीमत में 25 लाख से 2.5 करोड़ रुपए तक कमी हो गई थी। वक्त ख़त्म हो गया प्रोग्राम। नाज़रीन से मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को, मकबूजा कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के पानी।